Hello learners and my viewers. I am your friend, facilitator and guide. Welcome you all on my YouTube channel Oasis GS Classes. Today I am going to explain chapter 1 Resource and Development of class 10. In this chapter, what should we focus upon? We will focus upon these 4 things. Number 1, the meaning and importance of resource. What is resource? We'll discuss upon it. And what is the importance of it? In next point, we'll discuss upon natural resource and economic development. Then we'll discuss upon distribution of it. It is not same everywhere. So we'll talk about which resource is found in which region of our country. About that we'll discuss in this segment. In last, we'll discuss why and how to conserve it. Why to conserve it and how to conserve it. Before going on chapter, I'll ask some of the questions which is related to your life, so that I can warm you up for the chapter. अभी देखेंगे हम लोग कि इस वार्म अप क्वेश्चंस में हमने क्या डाला है और वार्म अप क्वेश्चंस का जवाब आप किस तरह से दे पाते हैं. अगर आपको लगता है कि हम इस सवाल का जवाब दे पाते हैं तो मानिए कि आप रिसोर्स के बारे में बहुत हद तक जानते हैं. आपके कंसेप्ट को क्लियर करना मात्र बाकी रह जाएगा. तो इस तरह से हम पहला क्वेश्चन ये लेते हैं कि नेम सम गिफ्ट ऑफ नेचर विदाउट विच यू कैन नॉट सर्वाइव. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी आर यूजिंग इन आवर डे टू डे लाइफ विदाउट विच वी कैन नॉट सर्वाइव. लाइक वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर. हम लोग बिना पानी के नहीं रह सकते. हम लोग बिना मिट्टी के नहीं रह सकते. हम लोग बिना हवा के नहीं रह सकते. ये जो साधन है ये प्रकृति का अनुपम उपहार है. दिस इज द इंडोमेंट ऑफ नेचर. दिस इज द गिफ्ट ऑफ नेचर. ये अनुपम उपहार है, इसका कोई कीमत नहीं है. तो इस सवाल का जवाब तो आपके मन में भी आया होगा और मैं तो बता ही दिया. अगला सवाल है नेम गिफ्ट्स और इंडोमेंट्स विच मेक योर लाइफ कंफर्टेबल. इसमें से कुछ तो ऐसे प्राकृतिक संपदाएं हैं, ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जिसके बिना हम जी नहीं सकते, जिसके बिना हम रह नहीं सकते हैं. लेकिन कुछ ऐसे भी संसाधन हैं जो हमारे कंफर्ट लेवल को बढ़ाता है. जो हमारी नीड नहीं है वह रिक्वायरमेंट हो सकता है, हमारी नीड नहीं है. तो वैसे में हम ये कह सकते हैं आपके आसपास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट में आता है. जैसे आप पलंग खरीदते हैं, गद्दा खरीदते हैं. आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यह नीड है. बुक्स एंड स्टेशनरीज आर द रिक्वायरमेंट नीड. बट इफ यू आर नॉट ए स्टूडेंट, इफ एनीवन इज अ फार्मर, देन बुक्स एंड स्टेशनरीज कैनॉट बी देयर नीड. लेकिन उसके बच्चे के लिए वो नीड हो सकता है. लेकिन कोई कहे कि हमें गद्दा चाहिए, मोटा सा गद्दा चाहिए, मोटे गद्दे के बगैर हमें नींद नहीं आती है, तो वो उसका रिक्वायरमेंट हो सकता है, क्योंकि वो उस हिसाब से अपने आप को बना लिया है, ढाल लिया, अनुकूलित कर लिया है, एडेप्ट कर लिया है. लेकिन बहुत ऐसे भी लोग हैं जो बिना गद्दा का सोना पसंद करता है, हार्ड स्टीफ सरफेस पर सोना पसंद करता है. तो उसके लिए वो रिक्वायरमेंट नहीं है, वह उसके लिए साधन नहीं हो सकता, उसके लिए वह संसाधन नहीं हो सकता है. तो कहने का मतलब ये है बहुत सारे
प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं हैं, मैन मेड वस्तुएं हैं, जो हमारे लिए क्या हो सकता है, रिक्वायरमेंट्स हो सकता है। और प्रकृति प्रदत्त क्या चीज़ हो सकता है, कोई पानी के लिए नल का उपयोग करता है, कोई चापाकल का उपयोग करता है। वैसे जगह पर जहाँ वाटर लेवल बहुत कम गहराई पर उपलब्ध है, मिलता है, वहाँ पर कोई चापाकल का भी यूज़ करता है, कोई फिर भी नल का उपयोग करता है, तो नल उनके लिए रिक्वायरमेंट हो सकता है। लेकिन चापाकल या नल पानी के लिए वह नीड हो सकता है, पानी तो चाहिए। तो कहने का मतलब है कि अब अगला है नेम दोज थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर आवर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बहुत सारे ऐसे संसाधन है, प्राकृतिक संपदाएं हैं, चाहे वह प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हो, प्राकृतिक संसाधन हुआ या सांस्कृतिक संसाधन हो, बाद में जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इन प्राकृतिक संपदाओं को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, या संपदाओं को, संसाधन को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, उसके बारे में हम फ्लो चार्ट में आपको दिखाएंगे। तो कहने का मतलब है कि यह हमारे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को किस तरह प्रभावित करता है। गांव में अगर सड़कों की जाल बिछी हुई है, गांव में अगर जल मीनारें हैं, गांव में अगर संचार के साधन उपलब्ध है, तो गांव में विकास का रफ्तार तेज होगा। अन्यथा गांव के जो बच्चे हैं, गांव के जो पीढ़ियां हैं, वह बाहरी दुनिया से अपने आप को कटा महसूस करेगा, उसका सर्वांगीण विकास कहीं पीछे छूट जाएगा। अगर संचार का साधन उपलब्ध होगा तो वह उसका संज्ञानात्मक विकास होगा, उसका ज्ञानात्मक विकास होगा, और वह कहीं अन्य क्षेत्रों से अधिक तेजी से विकास के दौर में शामिल हो पाएगा। तो इस तरह से ये वार्म अप क्वेश्चन जो है, वार्मर क्वेश्चन, ये आपसे पूछना था। अगर यह ऑफलाइन क्लास होता तो मैं निश्चित रूप से लर्नर से पूछता हूँ कि पहले इन सवालों का जवाब दो, मैं उनसे निकलवाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। तो इन सवालों के जो उत्तर आए वही तो संसाधन है। वे संसाधन हो सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन हो, सांस्कृतिक संसाधन हो, जिसको आप मैनमेड संसाधन भी बोल सकते हैं। अब देखिए, धन, साधन और संसाधन, जब धन हमारा साधन हो जाता है, जीने का आधार हो जाता है, तो वही मेरा संसाधन हो जाता है। प्रकृति में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कभी उपयोग में नहीं था। उदाहरण के तौर पर छोटा नागपुर का पठारी इलाके को अगर हम लेंगे तो उसमें बहुत खनिज संपदाएं भरी पड़ी थी, खनिजों का भंडार था, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, इसीलिए इसको, इस क्षेत्र को कहा जाता है। न सिर्फ इस क्षेत्र को, बल्कि दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग भागों में जो प्लेट्यू रीजन है, जिसमें खनिजों का भंडार होता है, खनिज छिपे पड़े होते हैं, तो उसका उपयोग कभी मानव नहीं करते थे, आदिमानव नहीं करते थे। आदिमानव को यह समझ ही नहीं था, वह तो शिकार करता था और जीव जंतुओं को मारकर उसका मांस का भक्षण करता था। लेकिन बाद के दिनों में जैसे जैसे मानव का ज्ञान विकसित हुआ, तो वह उस साधन को अपने सामर्थ्य के रूप में, अपने शक्ति के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। जब उसी छोटा नागपुर पठारी इलाके में इस संसाधन को पहचाना गया, इस संसाधन के महत्व को जाना गया, तो वहाँ शेल की स्थापना हुआ। और जब शेल आयरन एंड स्टील कंपनी की जब स्थापना हुई, तो वहाँ के धरती में छिपे खनिज संपदाओं का भरपूर उपयोग हुआ, और वह एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में हमारे सामने आया। अब हम लोग एक एक करके इन की वर्ड्स पर ध्यान देंगे। ये जो पाठ है आपका, ये 10वें का जो ये बुक आपके सिलेबस में निर्धारित है, इस बुक में जो बातें दी गई हैं संसाधन चैप्टर में, उसमें इन शब्दों का जिक्र बार बार आया है।
जैसे नेचर, प्रकृति, इन्वायरमेंट, पर्यावरण, everything around us is environment that affect our life. Next is gift of nature or endowment, मतलब प्रकृति का उपहार या इंडोमेंट, उपादान कह सकते हैं या संपदा कह सकते हैं, संपत्ति कह सकते हैं, जो प्रकृति ने हमें दिया है, जिस पर हम निर्भर रहते हैं, जिस पर हमारा जीवन टिका हुआ है। अगला है आवर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, हमारी आवश्यकताएं हैं जिसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी चीज़ हैं जिसको हम अपने जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए यूज करते हैं, वह रिक्वायरमेंट में आता है। वह ना हो हमारे जीवन में तो भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम जी नहीं सकते। हमें गाड़ी हो या ना हो, गाड़ी हो तो हमारे जीवन का कंफर्ट लेवल बढ़ेगा, गाड़ी ना हो तो हमारे जीवन का कंफर्ट लेवल थोड़ा कम होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि बिना गाड़ी के, बिना मोटरसाइकिल के हम जी नहीं सकते। रिसोर्सेज, जिसको हम संसाधन बोलते हैं, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, जो प्रौद्योगिकी रूप से या प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, टूल्स का उपयोग करके जिसको हम साध सकते हैं, जो हमारे लिए हमारे पहुंच में आ सकता है, तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल, और जो हमारे लिए आर्थिक दृष्टि से प्राप्य है। ऐसा नहीं कि हम ऐसे संसाधन को निकाल रहे हैं जिसको निकालने में लागत ज़्यादा है और उपयोग या महत्व उसका ज़्यादा नहीं है, तो वैसे संसाधन को हम माइंड करना नहीं चाहेंगे, निकालना नहीं चाहेंगे। कल्चरली एक्सेप्टेबल, तो एक है सांस्कृतिक रूप से मान्य, अनुमान्य ऐसी चीज़। और तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके आप आगे चर्चा करते हैं। अगला है ट्रांसफॉर्मेशन। क्या चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेस कैसे करते हैं? अब इस फिगर के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि कोई भी साधन, कोई भी परिसंपदाएं, कोई भी प्राकृतिक संसाधन जो है वह दुनिया में भरा पड़ा है, हर जगह फैला हुआ है। वह जो सामान है, वह जो धन है, वह संसाधन तब बन सकता है जब उसका इंटरैक्शन मानव किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से करता है, तो वह उसका कोई ना कोई प्रोडक्ट होता है। जब इंसान अपने टूल्स या टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंटरैक्ट करता है फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ, तो कोई न कोई एक नया उत्पाद बनता है या खड़ा होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मिट्टी बिल्डिंग खड़ा करने के लिए एक साधन का काम करता है, सीमेंट, छड़ ये साधन का काम करता है, और मिस्त्री अपने या मैसन होता है या टर्नर होता है, वेल्डर होता है, ये सब जो घर बनाने के काम में योग देता है, तो वो अपने टूल्स के सहायता से योग देता है। तो जब वो अपने टूल के साथ इंटरैक्ट करता है फिजिकल इन्वायरमेंट से प्राप्त किए गए मटेरियल के साथ, तो क्या खड़ा होता है? एक इंस्टीट्यूशन खड़ा होता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है। रोड, गांव में सड़कें बनाई जाती है, चारों तरफ सड़कों की जाल बिछाई जाती है, तो उसमें प्रकृति से हम प्राकृतिक साधन को लेते हैं और मानवीय जो योग्यता है, स्किल है, उसमें वो लगता है और फिर एक नया चीज़ बन जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स एंड रिसोर्सेज। ये इस फिगर के माध्यम से हम यह बताना चाहते हैं कि किस तरह से ह्यूमन बीइंग फिजिकल इन्वायरमेंट्स के साथ इंटरैक्ट करता है और फिर टेक्नोलॉजी के मदद से और एक नई चीज़ का निर्माण करता है।
Human beings interact with nature through technology and create structures or institutions to accelerate their socio-economic development. और जब कोई इंस्टीट्यूशन और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है तो वह निश्चित रूप से मानव के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होता है। हाँ, यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि प्रायः लोग ये सोचते हैं, एजम्पशन होता है, मान्यताएं हैं कि रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, लेकिन ऐसा नहीं है। उसको करेक्शन है वहाँ, नो दे आर नॉट फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। रिसोर्सेज आर नॉट फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। उसके लिए हमें प्रयास करने होते हैं, उसको संसाधन बनाने के लिए, नेचर की जो संपदाएं हैं उसको साधन में परिवर्तित करने के लिए हमें प्रयास करना होता है। इट इज़ अ ह्यूमन हु ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम एज पर देयर नीड। उसके लिए हमें कुछ न कुछ कार्य करने होते हैं। आगे बढ़ते हैं और इस फ्लो चार्ट को समझते हैं कि यहाँ देखते हैं, मैंने लिखा है कि फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंडोमेंट, प्राकृतिक संपदाएं प्रकृति ने हमें उपहार में मुफ्त में दिया है। इसमें कोई पैसे नहीं लगते, इस पर कोई धन खर्च नहीं करना होता है। लेकिन जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिसको मैंने यहाँ समझाया, तब उस पर लोगों का स्किल लगता है, ह्यूमन स्किल की ज़रूरत होती है उसमें, और कैपिटल की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है। तो यह फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर में जब वैल्यू ऐड हो जाता है, और वैल्यू ऐड कब होता है? जब ह्यूमन स्किल उसमें लगता है, जब उसमें कैपिटल खर्च होता है, तो वैल्यू ऐड हो जाता है, वह सार्थक हो जाता है, और तब जाके वह रिसोर्स होता है। तो इस फिगर में हम देखें कि रिसोर्स को, यह रिसोर्स जो है हम इन्वायरमेंट से लिए, फ्री गिफ्ट इन्वायरमेंट से लिए, और इस रिसोर्स को हम यूज किए किस तरह से? उसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। यूज करने के लिए वह टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का अर्थ है कि द वास्ट आयरन डिपॉजिट्स ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू इन झारखंड हैड नो रिसोर्स वैल्यू until iron and steel plant was established। इसके बारे में पहले ही जिक्र कर चुका हूँ कि तब तक छोटा नाग प्लेट्यू में संचित मिनरल रिसोर्सेज, संसाधन नहीं था जब तक कि उसका उपयोग नहीं किया जाने लगा। तो एक बात ये हो गई। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, वाटरफॉल्स had very little resource value until and unless harnessing hydroelectric power was made possible by technological development। अब उदाहरण लेते हैं जोग फॉल्स का। कर्नाटक स्थित जोग फॉल्स, जो वर्षों से उसकी धाराएं व्यर्थ ही बह रही थी, उसका उपयोग मानव नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब उस धारा को शक्ति के साधन के रूप में उपयोग किए जाने लगा तो आज वह हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ और वह हमारा संसाधन हो गया। अगला देखते हैं, तो हम टीएनसी में क्या है? टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड। संसाधन, कोई भी गिफ्ट ऑफ नेचर संसाधन तभी बन सकता है जब वह टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, दूसरा इकोनॉमिकली फिजिबल हो। तो देखते हैं इकोनॉमिकल फिजिबल मतलब क्या। लो ग्रेड मिनरल ओर्स आर माइंड ओनली व्हेन high price of metal makes it profitable to mine them। अब उदाहरण के तौर पर यूनाइटेड किंगडम में पड़े जो लो ग्रेड के आयरन डिपॉजिट्स हैं, उसका कोई महत्व नहीं था जब तक कि उसका उपयोग कर उसके मूल्य को नहीं बढ़ाया गया। तो आज उस लो ग्रेड के भी आयरन डिपॉजिट्स का उपयोग कर वह बहुत बड़ा काम कर रहा है। उसके पास हाई ग्रेड का आयरन और डिपॉजिट्स नहीं है, फिर भी वह आगे है। देखते हैं अगला पॉइंट, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी के बारे में। द कॉस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन रिसोर्स डेवलपमेंट। द ओशन कुड प्रोवाइड एबंडेंट फ्रेश वाटर इफ अ चीप प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डिजॉल्व साल्ट इज डेवलप्ड।
हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इजराइल की यात्रा पर गए थे और उन्होंने वहाँ के जो है वाटर प्यूरिफायर को देखा जो व्हीकल्स पर था, कम लागत से वो तैयार किए गए थे। एक छोटा सा देश जिसके पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है, लेकिन वो अपने बुद्धि कौशल के बल पर बहुत विकसित है। तो वहाँ से भी हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश के वैज्ञानिकों को, हमारे देश के अभियंताओं को संदेश दिया कि देखिए ये अपने कौशल के बल पर अपने पास के समुद्री वाटर को किस तरह से पेयजल के रूप में परिवर्तित कर रहा है। तो हमारे पास भी इस तरह से जो पेयजल का अभाव का सामना करना पड़ता है, पेयजल संकट का सामना करना पड़ता है हर एक वर्ष खास करके गर्मी के दिनों में। तो उस संकट से हम अपने देश को वार सकते हैं तब जब हमारे पास वैसा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, वैसे टेक्नोलॉजी का डेवलप किया जाए जिससे पानी में मिले नमक को, खारापन को दूर किया जा सके और पूरी आबादी को वह पेयजल के रूप में उपलब्ध किया जा सके। तो इस तरह से हम इकोनॉमिकली फिजिबल डेवलपमेंट कर सकते हैं जिससे ये संभव हो सकेगा। अगला है कल्चरली एक्सेप्टेबल। इसमें ये तीनों पॉइंट है तभी यह रिसोर्स बन पाएगा। तो तीसरा पॉइंट है कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब इसमें देखें क्या एग्जाम्पल्स हैं। मिनरल डिपॉजिट्स अंडर द अर्थ एंड दैट इज इफ बिलो एनी होली साइट्स ऑफ एनी रिलीजियन कैन नॉट बी परमिटेड टू माइन देम आउट। तो इसका मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए कि कहीं कोई बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, वह किसी धर्म विशेष, किसी संप्रदाय विशेष का धार्मिक केंद्र है और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये पता चले कि वहाँ बहुत बड़ा कोल डिपॉजिट्स है या कोई मिनरल डिपॉजिट्स है, तो क्या यह संभव है कि वह संप्रदाय उस जगह को माइनिंग का इजाज़त दे? संभव नहीं है। तो रिसोर्स के लिए तीसरा कंडीशन जो है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। वह तब तक रिसोर्स नहीं बन पाएगा वहाँ का दबा हुआ संसाधन जब तक कि वह कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जब उसके लिए वहाँ के संप्रदाय उसको इजाज़त दे देगा तो वह जो वहाँ का रिजर्व है वह संसाधन में परिणत हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे समाज में बहुत सारी मान्यताएं हैं, प्रचलित है, जैसे गाय का गोबर, कौ डंग, और डंग तो बहुत है, उसमें कौ डंग एक साधन, एक संसाधन के रूप में हम उपयोग करते हैं। उसके कौ डंग केक जो है आपको अमेज़न पर, फ्लिपकार्ट पर बहुत महंगे दाम में बिकते हैं। वह संसाधन के रूप में हमारे पास उपलब्ध होता है। क्यों? क्योंकि घर में पूजा पाठ आदि में उसका प्रयोग धूप जलाने के लिए किया जाता है और वो आज संसाधन के रूप में हमारे बीच है। लेकिन इसके अतिरिक्त बहुत सारे और भी डंग हैं जिसको हम संसाधन नहीं मानते हैं क्योंकि उसका उपयोग हम उस रूप में नहीं करते हैं। गौमूत्र का उपयोग एक संसाधन के रूप में या आयुर्वेद में किया जाता है, खास बीमारियों के इलाज के लिए वहाँ वह संसाधन होता है। जंगलों में पड़े असीम जंगली आयुर्वेदिक संपदाएं, जब तक हम उसका उपयोग नहीं करते हैं तब तक वह जंगल में व्यर्थ पड़ा है, लेकिन जब हम उसको उपयोग में लाते हैं तो वह हमारे लिए साधन हो जाता है, संसाधन हो जाता है, संपदाएं हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं सम थिंग्स प्रोहिबिटेड बाय सम रिलीजियस कम्युनिटी। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो कल्चरली एक्सेप्टेबल है। कौ डंग कल्चरली एक्सेप्टेबल है तो वह संसाधन है, गौमूत्र कल्चरली एक्सेप्टेबल है जहाँ वहाँ वह संसाधन है। लेकिन कुछ ऐसे भी धर्म संप्रदाय हैं जैसे जैन धर्मावलंबी कुछ विशेष फलों का सेवन नहीं करते हैं, तो उसके लिए वह संसाधन नहीं है, वह साधन नहीं है, लेकिन बाकी लोगों के लिए तो वह संसाधन है।
तो कहने का मतलब है कि ऐसे भी धन, ऐसे भी वस्तुएं जिसका उपयोग कल्चरली, सांस्कृतिक रूप से मान्यता दी जाती है, तो वह संसाधन के कैटेगरी में आ जाता है। तो हमने देखा कि वह टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, तो वो क्या हो जाता है, हैंस वी कैन से दैट एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, यूज करते हैं तो वो क्या करता है, वो हमारे नीड्स को, हमारी आवश्यकताओं को, हमारी ज़रूरतों की पूर्ति करता है। तो वो क्या हो जाता है, सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड विथ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। अगले वीडियो में हम रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन पर बात करेंगे और एक एक करके देखेंगे कि रिसोर्सेज को किस किस आधार पर क्लासिफाइड किया जाता है। आज के क्लास में इतना ही। जय हिंद।